कुछ पॉइंट उसका देखा। उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ARPANET। ARPANET की ज़रूरत क्यों पड़ी? ARPANET से पहले ARPA की स्थापना, ARPA की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एक यूएस डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की एक कंपनी है जो ARPA के नाम से जाना जाता है। 1958 में ARPA की स्थापना, ARPA आपने सुना भी होगा। इसका जो स्थापना हुई है 1958 को। इसको जो स्थापना किया है किसके द्वारा? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के थ्रू। उन्नीस में। और उसके बाद ये इसलिए बनाया गया ARPA को कि ये नए नए टेक्नोलॉजी को पे रिसर्च कर सके, डिफेंस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर सके। इसके लिए ARPA को बनाया गया। तो 1960 के दशक में अमेरिका को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो कि युद्ध के दौरान भी वो काम करता रहे, कम्युनिकेशन करता रहे, वो बंद ना हो। सारा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे। एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि कहीं भी युद्ध भी हो तो उसका इंफॉर्मेशन आता रहे, फाइल आता रहे, हमको लाने ना जाना पड़े। उस समय क्या था कि बहुत प्रॉब्लम होती थी लाने में, क्योंकि कंप्यूटर था नहीं। तो इसीलिए ARPA ने डिसाइड किया कि एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो कि युद्ध हो या कुछ भी हो तो उसके दौरान अपना डेटा चलता रहे। अगर जो एक तरफ से ख़राब भी हो जाए तो दूसरे तरफ से चलता रहे। तो ये जो नेटवर्क बनाने का कॉन्सेप्ट दिया, उनका नाम था JCR। उन्होंने क्या किया, वो आइडिया दिया फर्स्ट क्या किया था उन्होंने, JCR लिकलाइडर ने आइडिया दिया, यानी विजन दिया। इन्होंने क्या किया था, विजन दिया कि आपको कैसे नेटवर्क बनाना है, एक दूसरे कंप्यूटर से कैसे जोड़ना है। मान लो एक कंप्यूटर अहमदाबाद में हो और दूसरा दिल्ली में है, तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके तो कैसे करे, तो उसका केबल कैसे जाए, अंडरग्राउंड हो या ओवरहेड हो, कैसे वो उन्होंने उसका आइडिया दिया JCR लिकलाइडर ने। और इसका जो प्रोजेक्ट लीडर था उसको फादर ऑफ ARPANET भी कहा जाता है, वो था लेडी लॉरेंस रॉबर्ट। रॉबर्ट, ठीक है। इनको हम लोग कहेंगे प्रोजेक्ट लीडर, बोलिए लीडर या फादर ऑफ ARPANET इसको बोलिए। और इस ARPANET में फर्स्ट टाइम पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? फर्स्ट टाइम पैकेट स्विचिंग का
कॉन्सेप्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? द पाउल वारेन एंड डोनाल्ड के थ्रू, डोनाल्ड डेविस के थ्रू, ये दिया गया। पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया। फर्स्ट टाइम पैकेट का नाम इन्होंने लिया था, डोनाल्ड ने, ठीक है। और ये दोनों मिलके फिर इसको विकसित किया, पैकेट स्विचिंग को, राइट। देखिए आपको वो सारे चीज़ लिखाएंगे जो कि आपको पता चले कि कल के दिन एग्ज़ाम में आए भी, आप कहीं भी एग्ज़ाम दो तो इससे रिलेटेड आए तो वो क्वेश्चन छूटे ना। इसके लिए ये कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये जो अर्पा है, अर्पा क्या है, खुद काम नहीं करती थी। यहाँ पे एक और कंपनी है, बोल्ट ब्रेनेक एंड न्यूमैन, ये एक कंपनी है, ये भी एक कंपनी है। तो इन्होंने जो बोल्ट ब्रेनेक न्यूमैन है, इन्होंने क्या रिसर्च किया, क्या बनाया? तो IMP, इंटरफेस मैसेज प्रोसीजर, IMP। बोल्ट ब्रेनेक ने नेटवर्क को बिल्ड किया और IMP बनाया उन्होंने, इंटरफेस मैसेज प्रोसीजर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद 1969 में ARPANET लागू हुआ। फर्स्ट नेटवर्क स्टार्ट ऑन 1969। फर्स्ट नेटवर्क स्टार्ट हो गया 1969 को, जिसको हम ओल्डेस्ट नेटवर्क भी बोलते हैं। और फर्स्ट 1969 में ही उन्होंने पहला 4 कंप्यूटर को, 4 यूनिवर्सिटी को उन्होंने कनेक्ट किया था। फर्स्ट 4 कंप्यूटर कनेक्टेड। कौन कौन था वो यूनिवर्सिटी? तो पहला था UCLA, दूसरा था SRI, तीसरा था UCSB, चौथा था उता। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तीसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा, चौथा है यूनिवर्सिटी ऑफ उताह। ये 4 यूनिवर्सिटी पहले कनेक्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम में ये सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन सेकेंड टाइम जब इन्होंने किया था कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट किया था, मैसेज पास किया, तो ये सक्सेस हो गए। जब इनको सक्सेस होने के बाद तो एक दूसरे के साथ फाइल शेयर करने लगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने लगे, तो प्रॉब्लम बहुत सारा सॉल्व हो गए। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे, इससे पहले आपने कॉन्सेप्ट नहीं सुना होगा, ये जो ARPANET काम कैसे करता था। जितने लोग ये वीडियो देखेंगे, अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि ARPANET काम कैसे करता है।
अगर जो आप लोगों को पहले से पता है तो थोड़ा कमेंट में लिख के बताइएगा कि हम लोगों को पता था। ठीक है, तो अब देखेंगे ये जो चारों है तो वो कैसे कनेक्ट रहती थी। तो आपको बताते हैं कि ये जो आईएमपी आपको मैंने बताया वो आईएमपी के थ्रू कनेक्ट रहती थी। जैसे एक मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ये क्या करते थे, और यहाँ पे एक कंप्यूटर है, आपका एक पीसी है, फिर आपका एक पीसी यहाँ पे है, एक पीसी आपका यहाँ पे है। ठीक है, मान लेते हैं, राइट। तो अब ये कनेक्ट कैसे है, हम लोग अभी कैसे कनेक्ट करते हैं, स्विच के थ्रू, या स्विच के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। सीधा स्विच लगाया, ये इसको कनेक्ट कर लिया, इसको कनेक्ट कर लिया। लेकिन उस समय कैसे होता था, उस समय जब इसको कनेक्ट करते थे तो यहाँ पे एक आईएमपी, एक अलग तरीके का एक डिवाइस लगा रहता था जिसको हम लोग आईएमपी बोलते थे, आईएमपी, इंटरफेस मैसेज प्रोसीजर। और ये क्या करता था भाई साहब, दूसरे आईएमपी से कनेक्ट रहता था, ये दूसरे एमपी से आईएमपी से कनेक्ट रहता था। और फिर इसमें भी यहाँ भी रहता था एक आईएमपी यहाँ पे, और फिर ये भाई साहब यहाँ से कनेक्ट रहता था, और ये भी ऐसा ही था। और ये भी यहाँ था ऐसा ही सेम। ठीक है, तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन करते थे। इस तरह से ये मान लीजिए ये UCLA है, ये SRI है, ये UCSB है, और ये होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये कैसे देखिए ये जो इंटरफेस मैसेज प्रोसीजर है, जैसे आज एक स्विच रहता है, एक आज ये जो आईएमपी है ना, आज के डेट में ये राउटर की तरह काम करता है। क्यों राउटर की तरह काम करता है, ये तो अलग अलग एक ही यूनिवर्सिटी, ये अलग अलग कंप्यूटर है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में है। ये 4 यूनिवर्सिटी को कनेक्ट किया था उन्होंने। तो फर्स्ट 4 यूनिवर्सिटी को कनेक्ट किया होगा तो एक एक कंप्यूटर को कनेक्ट किया होगा, जाहिर सी बात है। एक ही बार तो सब यूनिवर्सिटी का पूरा कंप्यूटर तो लगा नहीं देगा। तो इन्होंने क्या, एक आईएमपी से कम जितना है उनको लगाना है। जैसे अभी एक यूनिवर्सिटी में लगभग 100 से 200 500 1000 2000 कंप्यूटर रहता है, तो हर एक से तो लीज लाइन लेते नहीं है। जो अपन लेते हैं जियो से या BSNL से, किसी से कनेक्शन जो लेते हैं, हर एक जगह तो लेंगे नहीं, कहीं एक जगह मेन नेटवर्क आएगा। तो वही है आज के डेट में वो राउटर है, यही है आईएमपी। तो ये क्या करता था, कोई भी मैसेज अगर जो यहाँ भेजना है, SRI को भेजना है, तो क्या होता था, सपोज मान लीजिए कि इधर का ये खराब हो गया, इधर से बंद हो गया, तो इधर से ये मैसेज जैसे बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता था ना राउटर, तो उस समय उन्होंने क्या करता था, आईएमपी के थ्रू वो भी अपना सिलेक्शन करता था कि इधर से एक तरफ से बंद भी हो जाए तो दूसरे साइड से जाएगी नेटवर्क। तो आईएमपी क्या करता था, जैसे UCL इनको भेजा तो इनके पास क्या था, लोकल जितने भी डिवाइस रहता था, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी का रहता था उसको पता था कि यहाँ पे जाना है, तो वो क्या करता था, दूसरे पैकेट बनाता था। और उस पैकेट में क्या, ये जो बनाता था इसमें क्या करता था, एक पैकेट बनाता था। पैकेट में क्या रहता था, सोर्स एड्रेस, एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस इसका रहता था। तो सोर्स एड्रेस में इसका जो रहता था, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कनेक्ट कैसे होता था। तो ये लॉजिकली एक कनेक्ट करने के लिए ये दोनों को
यहाँ पे एनसीपी काम करता था। एनसीपी ये क्या करता था, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता था, एक दूसरे के साथ कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता था। रिमोट लॉगिन जैसे हम लोग आज वीपीएन यूज करते हैं ना, उस तरह से एनसीपी के थ्रू हम लोग रिमोट लॉगिन भी करते थे। इसका नाम है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये लॉजिकली कनेक्ट होता था, हम लोग एनसीपी के थ्रू लॉजिकली कनेक्ट करते थे। कौन सा होस्ट कहाँ है, इसके थ्रू मैसेज जाता था, एनसीपी के थ्रू। तो ये क्या करते थे, इसका जो लोकल अब यहाँ पे है तो ये कनेक्ट है, तो लोकल इसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन रहता था। ये क्या करता था, पैकेट बना के दूसरे को भेज देता था, और दूसरे को पता है कि भाई इसको कहाँ जाना है। तो इसमें कितने, इसमें मान लीजिए इस AIMP में एक ही कंप्यूटर अभी हमने आपको दिखाया, इस यूनिवर्सिटी में 100 कंप्यूटर लगा हुआ, तो उसका होस्ट सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस तो दिया हुआ है। तो वो क्या करेगा, दूसरे IIMP उस होस्ट को भेज देगा, यहाँ पे भी वो यूजर है, यहाँ पे भी यूजर है, अब जितने भी यूजर कनेक्ट है वो भेज देगा उसके पास। तो इस तरह से IIMP काम करता था पहले। जब ये सब काम करता था NCP के थ्रू, तो इसमें क्या था, रिलायबल नहीं था, डेटा रिलायबल नहीं था, हैक भी हो जाता था, प्रॉब्लम थी NCP में। तो 1973 में TCP का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। उम्मीद है ये आपको पता चला होगा। तो TCP IP आया कब, 1973 में। कौन लाया था इनको, बिंटन कार्प एंड रॉबर्ट E कान ने। दो साइंटिस्ट को फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने डेवलप किया TCP IP को। तो इनका जो आया 1973 में, क्या आया था, आइडिया आया था, फर्स्ट आइडिया। आया था, ठीक है, क्यों TCP को बनाना है। और 1974 में इसका फर्स्ट पेपर पब्लिश हो गया था। फर्स्ट पेपर ये आया, हटा दीजिए इसको, आइडिया आया था, फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ था 1974 में। और ये 1978 में TCP एंड IP दोनों क्या हुआ, अलग हो गया था। TCP अलग हो गया था और IP अलग हो गया था। और फाइनली 1983 को ARPANET ने एडॉप्ट कर लिया था। 1983 में ARPANET ने एडॉप्ट कर लिया था। तो 1973 से 1983 यानी 10 साल तक क्या हुआ, TCP टेस्टिंग पर्पज से चलता रहा। 1983 में एडॉप्ट कर लिया था। हमने अभी उस समय जो बताया था, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बताया था कि उस समय अपने पास IP नहीं था। 1969 से लेके 1982 तक अपने पास IP नहीं था, ठीक है, अपने पास IP नहीं था। 1983 से हम लोगों को IP मिला, तब जाके ARPANET ने TCP को एडॉप्ट कर लिया था। और उसके बाद NCP को उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने अपना जितने भी नेटवर्क था TCP पे शिफ्ट कर लिया था। यहाँ तक उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि 1969 पे और 1982 तक अपने पास IP नहीं था, इसीलिए
ये जो काम कर रहे थे, ये जो एनसीपी यूज हो रहा था यहाँ पे, आईएमपी यूज हो रहे थे, और ये आईएमपी यहाँ से यूज कर रहे थे, और ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट थे। तो ये जो था उस समय अपने पास आईपी नहीं था, इसके लिए ये आईएमपी यूज कर रहे थे। उस समय अपने पास आईपी नहीं था, ठीक है। उस समय वो बताना हम भूल गए थे, इसलिए आपको क्लियर कर दें कि उस समय अपने पास आईपी नहीं था, इसके लिए ये प्रोसीजर वर्क हुआ था और एनसीपी काम किया था। ये पैकेट बना के सोर्स और डेस्टिनेशन भेजता था। उस समय अपने पास आईपी नहीं था, ठीक है। आईपी हमको कब मिला? तो 1983 से मिला, 1983 से मिला, राइट। जब 1983 से मिल गया तो क्या हो गया? और एक चीज़ और आपको क्लियर कर दे, ये जो एनसीपी था, एनसीपी को इसलिए रिप्लेस किया गया क्योंकि एनसीपी वो ARPANET के अंदर काम करता था और टीसीपी क्या है, बाहर भी काम करता है। इसको जहाँ यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। ये टीसीपी क्या है, रिलायबल है, 3 वे हैंडशेक करता है, थोड़ा स्लो है। एक फाइल आपको कहीं मिस हो गई तो वो फिर से आपको फाइल भेजेगा, लेकिन एनसीपी में ऐसा नहीं था। तो इसलिए टीसीपी को रिलायबल कहा जाता है। तो यहाँ तक है। अब हम लोग थोड़ा एक और देखेंगे, और ये टीसीपी के बाद यूएस को क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई थी कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि रेडियो सैटेलाइट भी आया, रेडियो आया, सैटेलाइट आया, सब चीज़ आया। मिलिट्री में बात करनी होती है, तो वहाँ जब प्रॉब्लम आया कम्युनिकेशन का, तब 1980 में यूडीपी का कॉन्सेप्ट आया, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। 1980 में वो किसके द्वारा लाया गया था? यूडीपी डेवलप्ड बाय डेविड पी रीड इन 1980। जब ये आया तो अपने को क्या मिल गया? पहला वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, वीडियो कम्युनिकेशन के लिए, गेमिंग के लिए, और बहुत सारे आज के डेट में जो हम लोग टीम्स यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम है या जितने भी एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग यूडीपी के थ्रू करते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और एक चीज़ और ARPANET के बारे में आपको बता दें कि 1990 में ARPANET बंद भी हो गया था, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी आ गई थी, फास्ट इंटरनेट आ गया था, तो ARPANET बंद हुआ। ARPA बंद नहीं हुआ, क्योंकि ARPA तो अभी भी चालू रहा है। उनका काम क्या है? रिसर्च करना नए नए टेक्नोलॉजी पे, डिफेंस टेक्नोलॉजी पे, कंप्यूटर पे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे OSI मॉडल।